हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस पीसीएस प्रीलिम्स के जो बूस्टर सीरीज है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज़ में कर रहे हैं जो भी सारे कोचिंग संस्थान हैं उनके उस टेस्ट सीरीज़ का एक निचोड़ है, शॉर्ट नोट्स है। और इसमें पीवाईक्यू साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, पीवाईक्यू के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं तो उन सारे सेशन को कर रहे हैं। और जो साथी ने उनको बता दें कि ये आज का सेशन हमारा 9 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और फटाफट से सारी वीडियोज़ को देख डालिए। यहाँ से आपको इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम से 15 से 20 प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट फिलहाल आपको पीडीएफ के लिए बता दें कि पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियोस थोड़ा सा लेट आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा लैपटॉप कुछ इशू हो गया था, उसको ख़राब हो गया था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बट डोंट वरी, आपके जो सारी क्लासेस आप लोगों ने कहा था क्लासेस तैयार हो गई हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। जैसे कि एक सीसेट की क्लास के लिए बोला था आप लोगों ने, उसके साथ साथ ये रिवीजन वाली क्लास, ठीक है, रिवीजन कैसे करें बचे हुए दिन में, ये भी सारी क्लासेस तैयार हो गई हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन क्लास एक डिज़ाइन किया है जिसमें आपके लिए प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस, जीएस और सीसेट का लगभग 8 से 10 साल प्रश्नों का एनालिसिस करके ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, स्पेशल क्लास है, ये क्लास आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहिए और इस तरीके से परेशान आप बिल्कुल नहीं होना है। जो भी सारी चीज़ें हैं आपको टाइमली मिल जाएंगी, बस थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशूज़ था, कुछ वजह से आपको थोड़ा सा डिले होगा। बाकी देख रहे हैं आपका क्लासेस तैयार हैं, सीसेट आया होगा रिवीजन के लिए, बाकी ये चीज़ें। और हम लोग अपने बूस्टर सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्लास के इसमें नोट्स हैं। आज भी थोड़ी सी क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी रोज़ की अपेक्षा, क्योंकि आज थोड़ा सा फिर भी आज ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइमली आपको सारी चीज़ें डिलीवर कर दी जाए। ठीक है, आपका क्या इस पर सुझाव है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी वीडियोस मिल रही हैं, इतना जानिए जब तक प्रीलिम्स है जो भी वीडियोस आ रही है टू द रिलेवेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रहेंगी, तो आप उस सारी वीडियोस को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे और इस बार आपका प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पीवाईक्यू और ये क्वेश्चन मिला है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके बाद अपनी तैयारी को आप बार बार रिवीजन में रखिए, ठीक है, बाकी चीज़ों करते रहिए, ठीक है। और बाकी जो हमसे बेस्ट हो पा रहा है अपना हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को और यहाँ से देखेंगे क्या क्या हमारे पास आज के पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट है कि जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। इन शाखाओं को कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उनको एक जगह पर रख लिया गया है। देखिएगा कि पहला यहाँ पे कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर, ये कैसे प्रश्न पूछता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे मिलान करने के लिए प्रश्न देता है, ठीक है, मैच करने के लिए। तो पूछता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है, तो देखेंगे इसमें जो देखेंगे आप उद्यान विज्ञान, ठीक है, उद्यान विज्ञान के आप इसमें अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी दोनों अब बहुत ही कंफ्यूज करता है, इन दोनों के एक साथ देखिएगा। एक क्या है, आप एक में देखेंगे कि ये जो फूलों की खेती की जाती है, क्या की जाती है, फूलों की खेती की जाती है, उसका खेती से संबंधित। दूसरा उसका अध्ययन, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की नहीं, यहाँ पे क्या है कि दोनों का अलग अलग क्या है। एक जगह आप समझिए इसको, पोमोलॉजी जो है आप यहाँ पे फूलों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें, ठीक है, और उसकी जब खेती कर रहे हैं तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। मोस्टली जो खेती है, पालन है, उसमें क्या आ रहा है, उसमें आपका कल्चर शब्द जुड़ा रहेगा, ठीक है, जो एक ट्रेंड में, ठीक है। और उसके साथ साथ लॉजी वाला क्या रहेगा, उसका अध्ययन के बारे में उसमें डिस्कस की जाएंगे। तो दो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कन्फ्यूजिंग है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती और पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, पुष्पों का अध्ययन, ठीक है, एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी क्या है, पुष्पों का अध्ययन। और सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन, क्या है, रेशम कीट पालन जो है सेरिकल्चर, कितनी बार ये पूछा हुआ है, सेरिकल्चर, ठीक है, रेशम कीट। एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और एंटोमोलॉजी देखेंगे कीटों का अध्ययन, ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ये कुछ ब्रांचेज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक है आर्निथोलॉजी, ठीक है, आर्निथोलॉजी, इसमें आप क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं इस वाले इसमें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो जीव विज्ञान संबंधित आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाता है, जब भी एग्जाम से रहते हैं दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। और फिर यहाँ से एक पॉइंट है हमारे पास विटामिन्स का, ठीक है, ये विटामिन इसके पहले हम किए थे, आपको कराए थे, तो वहाँ पर हमने विटामिन बी का जो जितने टाइप्स हैं, B1, ठीक है, B2, B3 है ना, B5, B6, वो सारा वहाँ पे करा दिया था। अब उसमें के दो चार पॉइंट थे उसको यहाँ पे अलग कर लिए हैं, जो ABC जो CD और E अब करके हैं, इनको एक जगह कर लिया। वहाँ पे बी वाला इसके पहले वाले नोट्स में जब आप जाएंगे स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो वहाँ पे आपको वो विटामिन के बी वाली सारी कैटेगरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो बची हुए कैटेगरीज हैं इसके,
कि विटामिन और उनसे होने वाले रोग। तो सिंपल से देखिए 2-3 तरीके से पूछता है प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, नेचर के प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपकी पीपीसीएस और आरओआरओ में भी, कि विटामिन देता है, उसका जो नाम है साइंटिफिक उसको या तो बोलता है, पूछता है, या फिर उससे होने वाले रोग। ठीक है, और एक चीज़ अलग से थोड़ा ध्यान दीजिए, किस किस चीज़ के खाद्य पदार्थों में ये चीज़ पाई जाती हैं, तो वो थोड़ा सा एक अलग है। लेकिन यहाँ पे जो 3 पॉइंट कवर है उसको देखिएगा कि विटामिन ए, इसका अगर देखेंगे तो इसका नाम जो है रेटिनॉल है। क्या है नाम? रेटिनॉल है। और इससे कमी से कौन सा रोग होने वाला है? तो रतौंधी रोग होने वाला है। विटामिन सी की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम ठीक अन्य नाम, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। ये भले आपको छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हो, लग रहा हो कि आता होगा, फिर भी सुनिए, फिर भी रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि 1-2 प्रश्न गलत होने से आपका प्रीलिम्स अगर रुक जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीज़ें आती हुई हड़बड़ी में गलत हो जाती हैं, और लगता है कि चीज़ें हमें आ रही हैं, बस गलत हो जाती हैं। बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेस्ट रहेंगी। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। और एक ऑस्टियोमाल्सिया जो है, ये क्या है? वयस्क में। ठीक है, ये रोग होता है। तो विटामिन डी के बारे में याद रखें, कैल्सीफेरॉल, नाम तीनों का एकदम रट जाइए एकदम अच्छे से। 2 नाम और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक है विटामिन ई, ठीक है, टोकोफेरॉल, और इससे क्या होता है? जनन शक्ति जो वह है वो क्या होती है? प्रभावित होती है या कम हो जाती है। विटामिन के की बात करेंगे तो फाइलोक्विनोन, ठीक है, क्या है? फाइलोक्विनोन है। और ये रक्त का थक्का जो बनता है, 9 बनना, उसकी कमी से क्या होता है? रक्त थक्का बनना बंद हो जाता है या फिर उसी से डैमेज हो जाती है। तो ये 5 विटामिन है। विटामिन से अगर सवाल पूछेगा तो ध्यान दीजिए, इससे बाहर अब आपसे नहीं पूछेगा। जो अब तक का ट्रेंड रहा है, अब फर्दर कोई बहुत माफिया क्वेश्चन बना है, लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी चीज़ें तैयार हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से कवर कर लीजिएगा। और उसके पहले अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो बी वाला कैटेगरी सारा आप वहाँ पे कवर करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है? संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। उन महत्वपूर्ण कार्य को डेट वाइज जो सिंपली पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा डेट के हिसाब से। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल जो है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो मई 1949 में। ठीक है, राष्ट्रमंडल में भारत का सत्यापन किया गया। अगला पॉइंट है साथी हमारे पास कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा गया? 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपने। ठीक है, और इसी ध्यान रखिए 22 जुलाई को मनाया था झंडा दिवस। दिवस में यहाँ से याद रखिएगा, 22 जुलाई को मनाया था, झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला 2 पॉइंट है कि एक है राष्ट्रीय गान। ठीक है, क्या है कि राष्ट्रीय गान और उसके साथ है राष्ट्रीय गीत। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया साथियों कि राष्ट्रीय गान और इसके साथ क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गीत। तो दोनों याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को याद रखिएगा। इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार जब राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था तो डेट क्या थी? 24 जनवरी 1950 को इनको चुना गया था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति के तौर पे। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो आप देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ये डेट एकदम से आपको रटा होना चाहिए। कई बार इसको फैक्ट के तौर पर सीधा ऑप्शन देके पूछ लेता है, या फिर मिलान करने के लिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों पे आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, कई बार रिवीजन करने पे पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो इसलिए बूस्टर सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो लोग मैं फिर से बता दूं कि जो लोग पहले से इस क्लास को कर रहे हैं, इनको आई होप सो कि अब तक समझ में आ गया कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और बहुत जल्द इस पर और भी कुछ स्पेशल करने की कोशिश की जा रही है, जो आपको चैनल से जुड़े रहिए, आपको ज़रूर मिलने वाला है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में बात करेंगे। जो 6 दर्शन है अपने वहाँ, ठीक है, बात में उनके प्रवर्तक, ये भी यहाँ से प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। तो योग दर्शन की अगर बात करें तो इसके संस्थापक प्रवर्तक में दे देंगे पतंजलि। और सांख्य याद रखिएगा कपिल मुनि। ठीक है, कपिल। और न्याय में अगर हम नाम याद रखेंगे तो गौतम ऋषि का, ठीक है, गौतम का नाम आता है। वैशेषिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं कणाद। ठीक है, कणाद। और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा हम देखेंगे बद्रायण और जेमिनी पूर्व मीमांसा। तो ये जो आपको 6 नाम यहाँ दिख रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना कहा जाए कम है, क्योंकि जब एग्जाम से प्रश्न बनते हैं तो अल्टरनेट करके आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से दोबारा आइए यहाँ पे। योग जो है पतंजलि, ठीक है, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, ठीक है, और उत्तर मीमांसा ब्रायण, ठीक है, और जेमिनी। तो ये क्या करेंगे आप इनका, ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स बनाइए ताकि आपको अभी एक जगह यहाँ पर आएगा, इसमें से कोई आप 1-2 दे सकता है। ठीक है, 2 पूछ सकता है इसके प्रवर्तक कौन है, या फिर मोस्टली क्या करता है मिलान करने के लिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन है, ठीक। इस चीज़ को नोट करते चलेंगे और देखते चलेंगे। PDF के लिंक पर बता दें कि आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर लीजिएगा। अगला है कि चार्टर एक्ट हमने कुछ पहले किया था, इसके पहले अब यहाँ से 1813 तक किया था। 1833 से देख लेते हैं, 2-3 एक्ट और यहाँ पर हैं, इन सारे एक्ट को थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। और इसकी सेपरेट एक वीडियो हमने बना दी थी, संविधान संशोधन के जो अधिनियम उसमें बना दिया था, ठीक है, वो अलग है, वहाँ की PDF अलग है। यहाँ पे क्या है कि जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, हम लोग अपने नोट्स में बना रहे हैं बूस्टर सीरीज में। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है, ठीक है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। तो 1813 तक इसके पहले हम लोगों ने कर लिया था। एक्ट को 1833 देखेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया साथियों, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहले बार किसको नियुक्त किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। सिविल सेवकों की अगर बात करें तो पुलिस प्रतियोगिता का आयोजन के लिए प्रयास किया गया। और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को जो है विधायिका संबंधी शक्ति से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यहाँ पे इनको वंचित कर दिया गया। अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट में क्या है, पहली बार हम देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। और 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की गठन की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1854 की मैकाले समिति, ठीक है, आया कब था, 1853 के चार्टर एक्ट से ये आ रहा है, पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला है फटाफट से देखिए 1858 का अधिनियम, ठीक है, 1858 का अधिनियम, गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम भारत के वायसराय बने, ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। ये पॉइंट याद रखिएगा। नए पद का एक सृजन किया गया, नया पद बनाया गया जिसको कहा गया भारत के राज्य सचिव वाला, उस पद का सृजन किया गया। अगला पॉइंट हमको मिलता है कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार परिषद थी। 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी यहाँ हमको देखने को मिलता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, प्राचीन इतिहास से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। वैदिक काल नदियाँ और उनके प्राचीन नाम, ठीक है, कुछ नदियाँ हैं जो उनके प्राचीन नाम है। कितनी बार ये पूछा जाता है, मैच करने के लिए आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नाम एक तरफ है, एक तरफ से उनके प्राचीन नाम और नए नाम। उभा या कुंभा कहेंगे तो ये कौन सी नदी है, काबुल नदी है। बितस्ता की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी है, ये झेलम नदी है। परुष्णी, ठीक है, परुश्री या परुष्णी नदी अगर हम बात करें तो ये है कौन सी, रावी नदी, ठीक है, कौन सी नदी, रावी नदी। अगला पॉइंट है कि गोमती, ठीक है, तो ये क्या है, गोमल नदी। सदा नीरा की अगर हम बात करें तो गंडक, सदा नीरा कौन सी है, गंडक नदी है। और सतुद्री, सतलज को क्या कहते हैं, सतुद्री, ठीक है। अब विपाशा ये ब्यास नदी है, वो वाला विपाशा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये है क्या, ब्यास नदी। और अस्किनी कौन सा, चेनाब, ठीक है, अस्किनी चेनाब। तो ये जो प्रमुख कुछ नदियाँ हैं प्राचीन काल की, यहाँ से आपको एक पॉइंट बनता है। तो इस तरह के पॉइंट बनते हैं, आप ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को, किस तरह के पॉइंट बनते हैं, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट से देखिए कि कुबा जो है काबुल, बितस्ता झेलम, परुश्री रावी, गोमती गोमल, सदानीरा गंडक है। और इसके बाद बता दें कि सतुद्री, सतलज है ना, विपाशा, ब्यास, अस्किनी, चेनाब। तो इस तरह के ये नदियों के कुछ प्रमुख नाम हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि अब ये बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ धर्म चक्र परिवर्तन है। इसमें क्या हुआ कि बुद्ध के जो जीवन है उनसे संबंधित कौन कौन से बौद्ध धर्म में प्रतीक माने गए हैं। तो बुद्ध के जन्म से संबंधित देखेंगे कमल, ठीक है, कमल क्या है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और उनका गृह त्याग करने का सिंबल क्या है, घोड़ा। ये कैसे आपसे पूछ सकता है, ये आपसे सिंपली ऐसे पूछेगा कि आपको दे देगा और मैच करने के लिए दे देगा यहाँ पे, या फिर पूछ देगा सीधा सीधा कि उनके जो बुद्ध धर्म में ये संबंधित है, ये चिन्ह को किससे संबंधित है। तो ज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो पीपल या बोधि वृक्ष है, ये सबको जानता है। और एक पॉइंट है कि निर्वाण और मृत्यु में अंतर समझें। मृत्यु को जो है स्तूपा से दिखाया गया और निर्वाण को पद चिन्ह से बताया गया है। प्रथम उपदेश जो है क्या है, चक्र है। प्रथम उपदेश को किससे निरूपित किया गया है, तो आप लिखेंगे चक्र से इसको चिन्हित किया गया है, क्लियर है। तो बुद्ध के इन कुछ प्रतीकों को ध्यान रखिएगा। जन्म, गृह त्याग, ये कमल है, ये घोड़ा है गृह त्याग में। और ज्ञान की बात करें तो पीपल वही बोधि ट्री है, निर्वाण पद चिन्ह है, और मृत्यु के स्तूपा के संबंध में है। प्रथम उपदेश की बात करें तो यहाँ पे चक्र क्या है, प्रतीक धर्म प्रतीक के रूप में है। ये सारे किस में यूज होते हैं, बौद्ध धर्म में यूज होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, आ जाइए अब विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में चलते हैं। यहाँ क्या है, इसकी प्रशासनिक जो इकाई है उसको घटते क्रम में। तो सबसे पहले इसमें आता है क्या आता है, प्रांत या मंडल आता है, ठीक है, प्रांत आता है, मंडल आता है। उसके बाद से कोट्टम या बालनाडु, क्या कहते हैं, कोट्टम या बालनाडु, जिसको जिला स्तर पर देखा जाता है।
उसके बाद से आता है नाडु, ठीक। उसके बाद से आएगा इसमें क्या आपका देंगे मेलग्राम, ठीक है। क्या आएगा? मेलग्राम आएगा, जो लगभग 50 गाँव का एक समूह रहता है मेलग्राम। और उसके बाद से आता है क्या आप देखेंगे यहाँ पे गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये गुरुग्राम, ठीक, गुरुग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबसे स्टार्टिंग से क्या आ रहा है प्रांत, ठीक है। कोट्टम या बालनाडु, इरनाडु, मेलग्राम, गुरुग्राम। तो क्या है विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनका ये घटता क्रम है। टॉप पर ये है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। ये आपके ऐसे देखेंगे ऊपर से नीचे आने पे टॉप टू बॉटम हम आ जाते हैं, क्या आते हैं टॉप टू बॉटम। तो ये ऐसे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रांत मंडल, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कोट्टम या बालनाडु, इरनाडु, मेलग्राम और गुरुग्राम। तो ये क्रम भी हमको क्रम ही ज़्यादातर पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। एक दो शब्दावलियाँ हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इस काल का अगर आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है उसको क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल उसको हम लोग कहेंगे। उसके बाद से एक पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें क्या है लिपि के साक्ष्य मौजूद किंतु अभी अपठित हैं। क्या है? अभी अपठित, पढ़ा नहीं गया है, इनको डिकोडेड नहीं किया गया है। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? जिसके लिखित और साक्ष्य हैं और उपलब्ध हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं तो ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मंत्री और इससे संबंधित विभाग, ठीक है। मंत्री और उससे संबंधित विभाग, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ये मध्यकालीन भारत का है और इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे खजीन, ठीक है। खजीन क्या है? ये कोषाध्यक्ष होता था उस टाइम का, कोषाध्यक्ष। हारिफे मुमालिक, ये हारिफे मुमालिक किसे कहते हैं? तो सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? आरिफ ए मुमालिक। इसके बाद से एक है कि बरीदे मुमालिक, क्या है? बरीद ए मुमालिक, इसको कहते हैं गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था उसको कहते थे बरीदे मुमालिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। आरिफ ए मुमालिक सैन्य विभाग वाला, दो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भूलिएगा नहीं। आ गया है उसके बाद से दीवाने बंदगान, ठीक है। दीवाने बंदगान क्या है? ये दास विभाग है, ठीक है, सिलेवरी डिपार्टमेंट है। और वकील ए दर, ये क्या होता था? सुल्तान के जो व्यक्तिगत सेवा करता था उसका देखभाल करने वाला वकील दर कहलाता था। और काजी उल कज़ात, ठीक है। क्या? काजी उल कज़ात की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या होता था? न्याय का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन सा? काजी उल कज़ात, ठीक है। काजी उल कज़ात के बारे में बात करेंगे तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है। और एक और क्या है? मुशरिफ ए मुमालिक, क्या है? मुशरिफ ए मुमालिक, विभागों से जो प्राप्त आय होता था उसका लेखा जोखा रखता था कौन? मुशरिफ ए मुमालिक ये रखता था, इसका सारा लेखा जोखा रखता था, ठीक है। अब देखते हैं कुछ राजस्व कर व्यवस्था के बारे में, इसमें क्या बताया गया है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं कि राजस्व कर व्यवस्था जो टैक्सेशन सिस्टम थी, टैक्स लगता था, किस तरीके से लगता था, किस नाम से लगता था, ये टैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उस्र, ठीक है, उस्र है और खराज है, दोनों क्या है? दोनों अगर आप देखेंगे तो है तो भूमि कर, ठीक है, लैंड टैक्स है। लेकिन एक क्या है, अगर आप देखें तो एक मुसलमानों से लिया जा रहा है और एक गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर बस इतना ही समझिएगा, दोनों क्या है? उस्र और खराज भूमि कर है, ठीक है। और ये मुसलमानों से लिया जाने वाला जो है उसको उस्र कहते हैं, भूमि कर। और गैर मुसलमानों से जो लिया जाता है टैक्स भूमि के नाम पे वो है खराज। तो दो पॉइंट याद रखेंगे, क्या कह रहा है? एक है उस्र और एक खराज। क्या है? उस्र और खराज, तो दोनों है, ध्यान रखेंगे। भूमि कर लैंड टैक्स ही है, लेकिन एक मुसलमानों से और एक गैर मुसलमानों से। फिर इसी तरीके से एक है ज़कात है और एक जजिया है, ठीक है। ज़कात और जजिया, ज़कात की अगर हम बात करेंगे तो ये मुसलमानों पर धार्मिक कर है, ठीक, संपत्ति का लगभग 40वां ऐसा लगता है। तो ज़कात कौन देता है? ये मुसलमानों पर लगता है। और एक तरीके रिलीजियस टैक्स है। इसी तरीके से जजिया है, ये गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक टैक्स है कि नहीं, अगर आप गैर मुसलमान है तो हमको जजिया टैक्स देना है, उस टाइम का ये चीज़ है, ठीक। तो ज़कात और जजिया, ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया ना ये राजस्व व्यवस्था वाला। इसमें देख लीजिएगा, मैं फिर से बता, कन्फ्यूजन है, उस्र खराज के एक साथ याद रखिएगा और ज़कात और जजिया को एक साथ रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर से हमारा पुराणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो प्राचीन इतिहास के पुराण हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या इसमें हम था जो महत्वपूर्ण पुराण से संबंधित देखेंगे कि भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। जो भारत के इतिहास में जो कथाएं हैं
इनका सबसे अच्छा पीरियड कहाँ से हमें मिलता है, तो पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता की बात करेंगे तो लोमहर्ष ऋषि या उनके पुत्र उग्र श्रवा को जाता है, ठीक है, पुराणों पे रचयिता के तौर पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पुराणों की संख्या की अगर हम बात करेंगे साथियों तो टोटल पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ कितने पुराण हैं, और केवल 5 पुराण ऐसे हैं, ठीक है, 5 पुराण जिसमें हम बता दें आपको पहले मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, यानी राजाओं के बारे में कुछ न कुछ बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपके 5 ऐसे क्या हैं, 5 आपके पुराण हैं, ठीक है। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा ध्यान से, केवल 5 ही हैं, और जिसमें आप देखेंगे कि राजाओं के वंश के बारे में बातें मिलेंगी आपको, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। पुराणों में अगर सबसे पुराना अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण अगर हम बात करेंगे साथियों तो कौन, और प्रामाणिक भी है, तो है मत्स्य पुराण। क्या है, मत्स्य पुराण है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण, और यहाँ सब कुछ अलग अलग जो प्राचीन वंश हुए हैं उनका जो क्या हम देखेंगे कि उसमें चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें क्या है कि पहला देखेंगे मौर्य वंश। क्या है, मौर्य वंश का अगर हम उल्लेख, मतलब इस तरह का प्रश्न पूछता है कि किस पुराण में मौर्य वंश का जिक्र किया गया है, तो आप देखेंगे इसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। उसके साथ एक पॉइंट है कि गुप्त वंश का, फिर बताइए तब गुप्त वंश का देखेंगे वायु पुराण, ठीक है। ये अलग अलग पुराण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किताबों में ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम से पूछे हुए अलग अलग एग्जाम्स में, तो आपको यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं। सातवाहन वंश की अगर हम बात करेंगे उल्लेख, तो मत्स्य पुराण, और राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण किसमें प्राप्त होता है, तो आप देखेंगे अग्नि पुराण में। किसमें, अग्नि पुराण में। टोटल पुराण की संख्या हमने बता दी कितनी, 18 पुराण है। उन 18 पुराण में सबसे प्राचीन कौन सा होगी, हमने आपको बता दिया कि मत्स्य पुराण है और प्रामाणिक भी है। मौर्य वंश की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलता है हमको विष्णु पुराण में। गुप्त वंश की बात करेंगे साथियों तो ये मिलता है वायु पुराण में। सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण, और राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी किस तरह का विवरण अगर हमें मिलता है तो वह है अग्नि पुराण। कौन सा, अग्नि पुराण। तो ये था कुछ प्राचीन पुराणों से संबंधित तथ्य, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। यह है बहमनी राज्य, ठीक है, और उनके वंश। तो 5 आपको बहमनी वहाँ पे मिलेंगे, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। तो उसके संस्थापक, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। और बीजापुर की अगर हम बात करेंगे तो आदिल शाही, अहमदनगर की बात करेंगे तो निजाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा की बात करेंगे तो कुतुब शाही, और बीदर की बात करेंगे तो बरीद शाही, बीदर बरीद, ठीक है। तो 5 को फिर से एक बार ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये कैसे देगा आपको, मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न यहाँ से मिलेगा, या तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 5 रुपये से दिया रहेगा, 4 दे दिएगा, उसमें से कोई एक गलत रहेगा तो आपको वहाँ बताना रहेगा। तो बीजापुर की बात करेंगे तो आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, और बीदर बरीद शाही। क्लियर है, तो आई होप सो कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ तक आइए, ये तक पॉइंट हम लोग कर लिए थे। अब है कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जो पहली बार प्रकाशित हुए अलग अलग भाषा में, ठीक है, और उसके साथ उसके संस्थापक कौन है, उससे रिलेटेड क्या स्पेशल फैक्ट रहा है। ये फैक्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछा हुआ है। तो कुछ क्या है समाचार पत्र हैं। पहला समाचार पत्र की अगर हम बात करेंगे साथियों तो हमारे पास है बंगाल गजट। क्या है, बंगाल गजट है, और ये 1780 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा, ठीक है, जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। पहला है, आप देखेंगे ये भारत का प्रथम ये समाचार पत्र था, इसकी स्पेशल बात है, और कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो है मद्रास कोरियर। क्या है, मद्रास कोरियर है, और ये 1784 में आप देखेंगे इसका प्रकाशन होता है मद्रास से, ठीक है, प्रकाशित मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2 याद रखें, बंगाल गजट, मद्रास कोरियर। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट हमारे पास है समाचार दर्पण। क्या है, समाचार दर्पण की बात करेंगे तो 1818 में विलियम कैरी के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम कैरी के द्वारा प्रकाशित होता है ये समाचार दर्पण। कोलकाता से भी प्रारंभ होता है, और प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था ये, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देंगे, ठीक। मिरातुल अखबार की अगर बात करें तो 1822 ईस्वी, और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ऐसी खास बात क्या है मिरातुल अखबार की,
तो ये प्रथम फारसी पत्रिका थी। क्या था? प्रथम फारसी पत्रिका थी मीरातुल अखबार। तो इस तरीके से सारे पॉइंट देख के आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, कि कितना आपको ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे बॉम्बे समाचार पत्र। बॉम्बे समाचार पत्र की बात करेंगे साथियों तो 1830 ईस्वी और मुंबई, ठीक है, 1830 ईस्वी मुंबई से प्रकाशित होता है। और ये प्रथम गुजराती समाचार पत्र है। क्या है? प्रथम गुजराती समाचार पत्र है। जाम ए जहानुमा, ठीक है, पॉइंट देखिए, जाम ए जहानुमा, ये क्या है? 1822 ईस्वी का ये समाचार पत्र है। और ये उर्दू का प्रथम समाचार पत्र 1822 ईस्वी में। जाम ए जहानुमा की अगर हम बात करेंगे तो ये पत्र जो है कोलकाता से स्टार्ट होता है और उर्दू का ये क्या है? प्रथम अखबार है, ठीक है। उसके बाद अगला हम पॉइंट देखेंगे उदंड मार्तंड, ठीक है, उदंड मर्दंड जो है ये 1826 ये जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित है और कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी का ये क्या है? प्रथम समाचार पत्र है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर से आपको हम एक बार बता दें, जो समाचार पत्र इसमें कौन कौन सी भाषा हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये जो भाषा हमने इसमें कवर किया देखेंगे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, ये हो गया आपका जुगल किशोर के द्वारा। उसके बाद से उर्दू, ठीक है, गुजराती, उसके बाद से हमने देखा कौन सा? फारसी का देख लिया, प्रथम बांग्ला देख लिया। तो इस तरीके से सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है सारी चीज़ें कि कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन। यहाँ से हर बार एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, तो +1 यहाँ पे हम पहले लगा देते हैं। क्या होता है यहाँ पे कि डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं कि कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और उसके साथ साथ उसमें क्या कुछ स्पेशल पॉइंट था, ये चीज़ देखना है। तो 2-3 तरह के पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहला देखेंगे 1887 का मद्रास अधिवेशन, ठीक है। 1887 का मद्रास अधिवेशन साहब बदरुद्दीन तैयब जी ने इसका अध्यक्षता की थी। स्पेशल क्या था कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, ये पॉइंट सबको याद होगा। उसके बाद से देखेंगे 1888 वाला ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का अधिवेशन। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की थी। तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट देखेंगे 1896 का, 1896 कोलकाता अधिवेशन। 1896 क्या है? कोलकाता अधिवेशन। इसकी अगर हम बात करें तो रहमतुल्लाह सयानी ने इसका अध्यक्षता की थी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए क्या है कि यहाँ पे पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। क्या हुआ था? पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। और इसी तरीके से 1906 का कोलकाता अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे साथियों तो दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता की थी। महत्वपूर्ण क्या है कि इस बार में पहली बार जो है स्वराज शब्द का, ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1906 वाले कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल से आयोग के बदलते हुए पैटर्न पे, तो इस तरह का प्रश्न ध्यान रखेंगे पॉइंट्स। 1911 का बात करें कोलकाता अधिवेशन, इसमें क्या स्पेशल था? तो पंडित बिशन नारायण थे इस टाइम, लेकिन पहली बार इस समय जनगण मनगढ़ गाया गया था। क्या गया था? जनगण मनगढ़ गाया गया था। तो ये पॉइंट 1911 वाला ध्यान रखिएगा। 1906 कोलकाता अधिवेशन, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। अगला देखेंगे इसी तरीके से 1917 का कोलकाता अधिवेशन। 1917 कोलकाता अधिवेशन क्यों है? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करी थी। और ये क्या थी? पहली जो है महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, कोई पहली सेशन की महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट थी। और यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि 1925 का अगर देखेंगे कानपुर अधिवेशन, 1925 का अगर हम देखेंगे कानपुर अधिवेशन तो सरोजनी नायडू का नाम आता है यहाँ पे। और ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन और 1925 का कानपुर अधिवेशन। 17 कोलकाता, 25 कानपुर। एक में एनी बेसेंट है, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और ये प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। सिर्फ महिला अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट होगी और भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजनी नायडू का नाम यहाँ पर आएगा। आई होप सो कि ये पॉइंट दोनों क्लियर होगा। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बनेंगे। अगला पॉइंट है, एक है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे और यहाँ पर है पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट वाला, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें क्या स्पेशल हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे थे और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी पहली बार। फंडामेंटल जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो पहली बार इसकी मांग की गई थी कराची अधिवेशन में 1931 में। उसके बाद से देखेंगे 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसमें क्या है? नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये जो है क्या इसका स्पेशल क्या है कि गांव में आयोजित होने वाला ये प्रथम अधिवेशन था, ठीक है। गांव में जाके फैजपुर गांव में ये होने वाला प्रथम अधिवेशन था। बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कांग्रेस के सेशंस हैं, लेकिन उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस कर दिया हमने। एक और याद रखिएगा 1924 वाला,
1924 का कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम, ठीक है। बेलगाम सेशन क्या है, इसमें जो इसके अध्यक्षता रहे, एक ही कांग्रेस का ऐसा ये सेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो गांधी जी ने किया था इसका 1924 बेलगाम अधिवेशन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अन्य पॉइंट जो होंगे फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार। यहाँ पर क्या पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार और वो कौन कौन से अधिनियम है, वो अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, ठीक है, कब, विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगता है साथियों, तो आप देखेंगे विलियम बेंटिंक के द्वारा ये लगता है, और सहयोग करते हैं इसमें राजा राम मोहन राय, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, इसमें सहयोग करते हैं। इनके सहयोग से क्या होता है, सती प्रथा पर बैन लगता है, लेकिन विलियम बेंटिंक नाम याद रखेंगे 1829 वाला। अगला है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस तरीके से लगा, कब लगा, तो इसके बारे में एलन बरो, ठीक है, एलन बरो का नाम याद रखेंगे 1843। ये कई बार पूछा हुआ है दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा का संबंध प्रतिबंध के तौर पे एलन बरो का नाम आता है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह, हिंदू जो विवाह पुनर्विवाह एक्ट है वो कैनिन के द्वारा, लॉर्ड कैनिन, ठीक है, 1856 ईस्वी। और नेटिव मैरिज एक्ट की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ब्रुक का नाम आता है 1872, ठीक है, 1872 नॉर्थ ब्रुक का नाम आता है नेटिव मैरिज एक्ट के मामले में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्स डाउन का नाम आता है, और इसमें 1800 आप देखेंगे 1891, ठीक है, 1891 में आता है। लास्ट वन एक है कि हमारे पास शारदा एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये इरविन के समय आता है 1829 में, ठीक है, 1929 होना चाहिए, लॉर्ड इरविन 1929 लिखिएगा, गलत हो गया यहाँ पे, 1929, ठीक है। इरविन का कार्यकाल 30 के टाइम ही था, तो 1929 शारदा एक्ट आता है, ठीक है, 1929 आगे बढ़िएगा, ठीक, तो इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट, अब यहाँ प्रश्न कैसे पूछा है, तो सिंपल आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि किसके समय पे इसको बैन लगाया गया था, या तो क्या पूछेगा, डेट देके मैच करने के लिए पूछेगा कि निम्नलिखित में से आप मैच कीजिए या फिर कौन सा गलत मैच है। सती प्रथा, दास प्रथा, हिंदू विवाह एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट और शारदा एक्ट, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ ट्रेड यूनियन और उससे संबंधित ये कौन कौन से लोग रहे हैं। ट्रेड यूनियन की जब बात होती है, प्रमुख ट्रेड यूनियन और उनसे संबंधित दल, एक है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ जो यूनियन था इसको सपोर्ट में कौन था, इससे सपोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके सपोर्ट में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सपोर्ट में था। अगला पॉइंट है कि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी जो है इसको सपोर्ट में थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में भी कम्युनिस्ट पार्टी ही रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रही थी, ठीक है। तो ये 4 दल हैं और ट्रेड यूनियन वाला है, इसको ध्यान रखना है। अब आ गए हैं हम लोग कुछ प्रमुख समाज सुधारकों पे, उनके क्या क्या काम है उनके नाम के साथ देखेंगे। प्रमुख समाज सुधारक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। पहला नाम है साथी यहाँ पे हमारे पास कि DK कर्वे, दोलदू यशोदास कर्वे, ये जो सचिव थे बीडो री मैरिज एसोसिएशन के, किसके, बीडो री मैरिज एसोसिएशन के क्या हैं, ये सचिव हैं, बीडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव के तौर पे देखिए आते हैं कौन, DK कर्वे। अगला नाम एक हमारे पास है JED बेथुन, क्या है, JED बेथुन, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं, क्या करते हैं, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं, JED बेथुन, ठीक है, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। अगला नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बनते हैं, क्या बनते हैं, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाने जाते हैं। अगला है BM मालाबार, ये क्या है, पारसी समाज सुधारक थे, ये पारसी समाज सुधारक थे, और इन्होंने क्या एफर्ट लगाया, तो इनके एफर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, संघर्ष प्रारंभ किया था, क्या किया था, संघर्ष प्रारंभ किया था बाल विवाह के विरुद्ध। तो इसको ध्यान रखिए, 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों एक ही साथ आपको देगा मैच करने के लिए, ठीक है, ये चारों नाम आप याद रखेंगे, ठीक, और इनसे संबंधित जो काम है ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्दर और कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन जो शॉर्ट पे यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अब देखेंगे कुछ रासायनिक यौगिक हैं और उनके नाम, कुछ रासायनिक यौगिक हैं और साइंस से संबंधित है, उनके रासायनिक नाम
जैसे कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करेंगे, कॉपर सल्फेट, तो ये पूछा जाता है मैच करने के लिए, सिंपल ही पूछेगा आपसे, तो होगा ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम बात करेंगे तो एप्सम सॉल्ट, क्या होगा, एप्सम सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट। और उसके बाद से अगर हम बात करें, दो और हैं, एक है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इनमें से अगर जल निकाल दें तो बन जाएगा जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट कर दिए तो क्या बन गया, ये जिप्सम बन गया। तो दोनों एक साथ याद रखिएगा कि दोनों इस तरीके से, कैल्शियम सल्फेट जो है हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और ये जिप्सम बनेगा डिहाइड्रेट करने पे। क्लियर है। अगला देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न इस बार आपको मिलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सिर्फ इसी टॉपिक से अभी हम बोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इसी टॉपिक से आपके प्रश्न मिला, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन। इस पर हम आपसे इस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन है, उससे क्या डेट्स रही हैं, उसमें क्या क्या समझौते हुए हैं, क्या क्या उसमें बातें करी गई हैं। तो वो चीज़ें फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो आपके लिए यहाँ पर देखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, 1997 में आया, और ये जापान में, कहाँ पे, जापान में होता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा दी जाती है और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है ये क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1997 जापान में। स्टॉकहोम सम्मेलन की अगर हम बात करें, कौन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये क्या है, 1972 में स्वीडन में होता है। कहाँ पे, 1972 में स्वीडन में होता है स्टॉकहोम सम्मेलन। इसको जो है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यूएनईपी की यहीं पर स्थापना होती है 1972 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम। 5 जून को क्या किया था, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी दिन से डिसाइड हुआ, ठीक, इसी सम्मेलन में पर्यावरण दिवस। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के हम देखेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, स्टॉकहोम सम्मेलन, यूएनईपी की स्थापना होती है, 5 जून पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यही से स्टार्ट होता है, 1972 में होता है स्वीडन में। अगला जो प्रोटोकॉल है देखेंगे, कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2003, ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2003 जैव विविधता से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। नगोया प्रोटोकॉल 2010 का है, जैव विविधता से संबंधित है, और उसमें आईसी लक्ष्य 20 की घोषणा की जाती है, ठीक है, एक आईसी लक्ष्य की घोषणा होती है, उसमें 20 ऐसे लक्ष्य रहते हैं, तो वो नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। किससे, नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक यहाँ पर है रियो 20+, पहली तो रियो जानिए, रियो वाला हुआ आपका 1992 में, ठीक है, इसके बाद आया रियो +5, ठीक है, रियो +10, ठीक, रियो +20, उसी का एक है रियो +20। रियो डे जेनेरियो में हुआ, आयत हुआ, और हरित अर्थव्यवस्था की यहाँ पे बात की गई, किसकी बात की गई, हरित अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के बारे में यहाँ पे बात की गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, रियो जो वाला था कंसेप्ट था वो 1992 का है, उसके बाद से आपका आया 1997, फिर उसके बाद से 10 साल तक 2002, फिर 2012, 20 साल वाला रियो +20, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, ये सारे पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ बता दें कि फिर से मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि जो सारे आपकी वीडियोस के बारे में बताई गई इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्टर्बेंस की वजह से क्लासेस अभी रुकी हुई थी, फर्दर चीज़ें काम चल रही हैं, जैसे रिजॉल्व होता है चीज़ आपको अपडेट करा देगी, क्लासेस हो गई हैं आपकी। और बता दें कि रिवीजन करते टाइम जो ये वीडियोज़ है इसको एकदम सामने रखिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है, अपना आप रिवीजन अपने स्तर से कीजिए, लेकिन जो ये टॉपिक हम बताए हैं ये टॉपिक आप मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर पेपर देकर आएंगे, क्वेश्चन आपको दिखेगा, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से करते रहिए, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो सब भी वीडियोज़ हैं टेस्ट सीरीज की वगैरह हैं उसको आप कंप्लीट करते रहिए। टेस्ट सीरीज वाला अगर नहीं लगा पा रहा है तो कम से कम वीडियोज़ देख लीजिए, वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी सुझाव आपके हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।